अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एक अफसोसनाक वाक़े में हफ्ते को बंजारा हिल्स के एक मॉल में 3 साला बच्ची की उंगलियां काटनी पड़ी जब उसका हाथ जॉय राइड ऑपरेटिंग मशीन में फंस गया। हफ्ते की सहपहर महविश लुबना अपने वालिदैन सैयद मकसूद अली और मेहताब जहां के साथ बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ सिटी सेंटर मॉल गई। बच्ची को मॉल के अंदर वाक़ स्मैश जोन में जॉय राइड में बिठाया गया। इस दौरान बच्ची जॉय राइड पर बैठी हुई थी। इसका दायां हाथ ऑपरेटिंग मशीन में फंस गया और कुचल गया। वाक़े को देखते ही लड़की के वालिदैन उसे करीबी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ले गए। बाद में डॉक्टरों ने 3 उंगलियां काट दी क्योंकि वो कुचली गई थी और ऑपरेशन करना नामुमकिन था। लड़की के वालिद सैयद मकसूद अली ने इल्ज़ाम लगाया कि वाक़े के बाद माल के इंतजामिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में काम किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की हिफाजत के लिए कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही हैं, इसीलिए हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। बंजारा हिल्स पुलिस ने इतवार को इंतजामिया के खिलाफ मामला दर्ज किया और तहकीकात का आगाज किया। చూడండి మొత్తం ఇక్కడ బ్లాండింగ్ చూడండి ये मशीनरी है। देखिए यहाँ पे आज कवर लगा है लोग, ये कवर आज लगा है लोग, ये कवर कल नहीं था। सैयद मकसूद अली है, मेरी बेटी का नाम महविश लुबना है, 3 साल के हैं उन्होंने। कल मेरे वाइफ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये मॉल पे आए थे। 2:45 अराउंड 2:45 के टाइम पे ये मॉल पे आए। मॉल पे आके मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को लेके और मेरे भाई की बेटी जो 20 साल की है जिसका नाम माहिया बेगम है, उनको लेके ये मॉल में आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, झूले खिलाने के लिए आए। 3 बजे अराउंड 3 बजे बच्ची झूल रहे थे। झूलने के बाद में जो झूला है, झूले के पीछे जो मशीनरी है वो ओपन है, उसको कवर कुछ भी नहीं। तो बच्ची उन्होंने झूल लिया, नीचे उतर के पीछे जाए उसके अंदर हाथ डाल दिए, मशीनरी के अंदर हाथ डाल दिए। बच्ची को नहीं मालूम ये मशीनरी ओपन है, अंदर हाथ डाल दे तो कटता बना, मगर पीछे पूरा ओपन मशीनरी रख दिए। पीछे ओपन मशीनरी रखने की वजह से हाथ चले जाते कि इमीडिएटली 3 फिंगर्स कट गए उनके। 3 फिंगर राइट हैंड के 3 फिंगर्स कट गए और इमीडिएटली हम लोग यहाँ से यशोदा हॉस्पिटल समाजगुड़ा को लेके गए। वो ये जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट होने के बाद भी एक भी स्टाफ आके हेल्प नहीं करा, एक भी स्टाफ आके बच्ची को क्या हुआ बोल के नहीं देखा और कर्टेसी कुछ भी नहीं बताया, कंसर्न कुछ भी नहीं बताया। एक भी स्टाफ आके बच्ची को मशीन में हाथ अटक गया बोल के निकालना बोल के नहीं, खाली दूर से देख रहे ऐसा हो गया बोल के। अब वो टाइम पे हॉस्पिटल को लेके आना ज़रूरी था, इसलिए इमीडिएट हॉस्पिटल को लेके चले गए। हॉस्पिटल को लेने के बाद में डॉक्टर्स बोले कि अभी जो स्टेटस में आप जो कंडीशन में बच्ची को लाए, बच्ची के उंगलियां पूरे कट गए। कोई भी गारंटी नहीं है कि बच्ची की उंगलियां रीअटैच कर सकते बल्कि अटैच कर सकते बल्कि पूरे उंगलियां अलग हो गए और अंदर के जो बोन्स है वो भी मशीन के अंदर आने की वजह से क्रश हो गए। तो डॉक्टर बोले कि ये बोन्स पूरे क्रश हो गए, उंगली को हम वापस नहीं लगा सकते, 3 उंगलियों को भी वापस नहीं लगा सकते बल्कि फिर भी हम पूरी कोशिश करते बल्कि 9:30 को ऑपरेशन करें। 9:30 को ऑपरेशन करे बाद में बोले कि उंगलियां हम लोग नहीं बचा सकते, उंगलियां पूरे काटना पड़ता बोल के काट दिए। 3 उंगलियां काट के 3 उंगलियां भी हमारे हाथ में ला के दे दी। 3 उंगलियों को भी हाथ में ला के दे दिए। फिर बच्ची को एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन करे। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व BSP सरबराह मायावती ने आज सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में तेलंगाना भरोसा सभा के उन्वान से मुनक़िद एक जलसे आम से खिताब किया। मायावती ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के क़याम के 9 साल बाद भी बेरोजगारी के मसले को ख़त्म नहीं किया गया। रियासती हुकूमत ने ना ही रोजगार दिया और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया। देश में जो भी पहली सरकार बनती है वो कांग्रेस की बनी थी सेंटर में, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आर्टिकल 340 के तहत
तो SC/ST को छोड़कर जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति लगभग SC/ST की तरह है, उनको भी शिक्षा, उनको भी जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए और सरकारी नौकरियों में खासकर आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पहले कानून मंत्री बने, आजाद भारत की जब पहली सरकार बनी उसमें कानून मंत्री बने, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को, केंद्र की सरकार को ये कहा कि SC/ST का जो रिजर्वेशन कोटा है वो समय से पूरा होना चाहिए, और इनके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो आप कमीशन बैठाएं। आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बैठाकर जो जातियां छूट गई हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा दें, उनको भी कानूनी अधिकार दें जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने उस समय, केंद्र की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब की बात नहीं मानी, और जो उन्होंने आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा दिया तो उसको भी पूरा नहीं किया, और ना ही अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी, और उसके लिए ना ही कोई कमीशन बैठाया। तो तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मैं अपने लोगों को कानूनी अधिकारों का फायदा नहीं दिला सकता हूं, तो मुझे इस पद पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद फिर वे अपने इन सभी वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर संगठित करने तथा केंद्र व राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की कौमी सतह पर MBBS कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा नीट इम्तिहान आज दोपहर पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस इम्तिहान की निगरानी कर रही है। रियासत में हैदराबाद, सिकंदराबाद, करीमनगर, खम्मम, रंगारेड्डी, वरंगल, संगारेड्डी, महबूबनगर, हयातनगर, आदिलाबाद, भूपालपल्ली, गदवाल, जगतियाल, जनगांव, कोत्तगुड़ा, महबूबाबाद, मंचरियाल, मेडचल, नलगुंडा और निजामाबाद और सूर्यापेट में 115 मराकज़ कायम किए गए। दोपहर 2 बजे से 5:20 तक होने वाले इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों को 11 बजे दिन के बाद ही इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाजत दी गई। हुक्काम का अंदाजा है कि रियासत भर के तमाम मराकज़ में तकरीबन 40,000 तलबा ने शिरकत की है। इम्तिहानी मरकज़ में तलबा के लिए बगैर किसी परेशानी के हेल्प डेस्क कायम किए गए। इम्तिहानी मराकज़ के मुंतज़मीन ने बताया कि NTA के उसूल के मुताबिक 1:30 बजे के बाद किसी को इजाजत नहीं दी गई। मेटल डिटेक्टर के जरिए उम्मीदवारों की तलाशी ली गई। तेलंगाना में इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नतायज 9 मई यानी मंगल के रोज जारी किए जाने का इम्कान है। बताया गया कि नामपल्ली इंटरमीडिएट बोर्ड ने मंगल को 11 बजे नतायज जारी वहाँ किए जाएंगे। मालूम हुआ कि इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहान 15 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे। 5 लाख तलबा ने साल अव्वल और दुवम के इम्तिहानात में शिरकत की। इंटर के नतायज के लिए सरकारी वेबसाइट्स पर लॉगिन किया जा सकता है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा 8 मई को सरूनगर ग्राउंड्स में यूथ संघर्षण के उन्वान से एक रैली और जलसे आम से खिताब करने हैदराबाद पहुंचेंगी। जरा के मुताबिक प्रियंका गांधी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगी। एक हेलीकॉप्टर में वो सरूनगर जाएंगी और फौत हो चुके कांग्रेस कायदीन के अहले खाना से बातचीत करेंगी, उन्हें 2 लाख रुपए का चेक देंगी। बाद में प्रियंका गांधी एक जलसे आम में शिरकत करेंगी, जहां वो यूथ संघर्षण रैली के मौके पर आइंदा इंतखाबात के लिए नौजवानों के लिए एक डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी। AICC तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने आज सरूनगर स्टेडियम पहुंचकर प्रियंका गांधी की मीटिंग के इंतजामात का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
यूथ के लिए हैदराबाद डिक्लेरेशन करने के लिए हैदराबाद तेलंगाना में आ रही है, उसके स्वागत के लिए सभी एक होकर बड़ी तादाद पे यूनिवर्सिटी के जो हमारे लड़के पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, पूरे तेलंगाना में हर कॉलेज से बड़ी तादाद पे इस डिक्लेरेशन के वक्त वो यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि जो हालत से वो गुजर रहे हैं, कई 9 साल हुए हैं इस गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन 9 साल में 30 लाख जो हमारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, जो बेरोजगार है, कि हमें शासन में सर्विस मिलेगी या कोई हमारे लिए कुछ कदम ये शासन उठाएगी, लेकिन 9 साल के बाद हम सभी देखते हैं इस शासन की ओर से कोई भी कदम इन सभी हमारे युवाओं को उनको सर्विस देने के बारे में नहीं बढ़ा रही है। తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీగా ఈరోజు ఆ యువత కోసం పెద్ద ఎత్తున వారికి భరోసా ఇవ్వటం కోసమే రేపు సాయంత్రం 3 గంటలకి సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో భారీ బహిరంగ సభని భరోసా సభని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ భరోసా సభకి మనందరి ప్రియతమ నాయకురాలు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు ముఖ్య అతిథిగా వస్తూ ఉన్నారు। ఈ సభలో యావత్ విద్యార్థి లోకానికి, నిరుద్యోగ యువకులకి హైదరాబాద్ డిక్లరేషన్ ప్రకటించబోతా ఉన్నాం। సమస్త విద్యార్థి లోకానికి, నిరుద్యోగ యువకులకి కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు 2023-24 అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ నిరుద్యోగ యువత కోసం మేము ఏం చేయబోతున్నాం, ఏం చేస్తాం అనేటువంటి విషయాలు రేపు సభలో ప్రకటిస్తాం। ఆ ప్రకటన శ్రీమతి ప్రియాంక बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि सियासी बेरोजगार नौजवानों को मुश्तइल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सियासी सयाहों का खैर मकदम करता है। उन्होंने हैदराबाद का दौरा करने वाली कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को मशवरा दिया कि वो अपने सियासी दौरे को तालीमी दौरे में तब्दील करते हुए तेलंगाना के अवाम को हासिल होने वाले नताइज से वाकिफियत हासिल करें। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी की एक पॉलिसी होती तो मुल्क में बेरोजगारी का मसला नहीं होता। केटीआर ने मुतालबा किया कि कांग्रेस और बीजेपी को बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी से इस बात की भी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया कि कांग्रेस की वजह से तेलंगाना के कई जहदकारों ने जान की कुर्बानियां दी, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नौजवानों की कुर्बानी का सबब बनने पर कांग्रेस की जानिब से माफ़ी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी को नौजवानों की कुर्बानियों के लिए बलि देवता करार देते हुए उन्होंने कहा कि पीसीसी सदर को बनाते हुए गांधी भवन को गॉडसे के हवाले कर दिया गया, जिसके जरिए कांग्रेस ने खुद अपने खात्मे का इकरारनामा लिखा है। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वजीर केटी रामाराव का तेलंगाना तहरीक से कोई लेना देना नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में उनकी कोई जगह नहीं है, नाम नहीं है, तालीम नहीं है। उन्होंने कहा कि केटीआर का नाम रामाराव है। उन्होंने कहा कि केटीआर ने गुंटूर में तालीम हासिल की और अमेरिका में मुलाजिमत की। रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा किया कि केसीआर सिर्फ वजीर आला चंद्रशेखर राव के बेटे होने की वजह से हर तरह की सहूलियात से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। अगर सोनिया गांधी ने तेलंगाना ना दिया होता तो सीएम केसीआर का खानदान बिरला मंदिर और नामपल्ली दरगाह के पास भीख मांगकर जिंदगी गुजारता। उन्होंने तबसरा किया कि तेलंगाना को असल में इंदिरा गांधी ने तैयार किया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को लाया, जिनमें बीएचईएल और आईडीबीएल जैसे इदारे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी हैदराबाद आती है तो वजीर केटीआर को उनके सामने झुककर माफी मांगनी चाहिए। అక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని ఓడించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు। వాస్తవంగా ప్రియాంక ఖర్గే మీద ఎన్నికల బరిలో దించడానికి వాళ్ళకి అభ్యర్థి దొరకని నేపథ్యంలో మణికంఠ రాథోడ్ ఒక రౌడీ షీటర్ 30 పైగా తీవ్రమైన నేర స్వభావం కలిగిన కేసులుండి తడిపార్ అంటే నగర బహిష్కరణ శిక్ష
అనుభవిస్తున్న ఒక రౌడీ షీటర్ను ప్రియాంక్ ఖర్గే మీద భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల బరిలో దిగిండ్రు. తాత్కాలికంగా అతను కోర్టులో స్టే తెచ్చుకొని చిత్తాపూర్ నగర ప్రవేశం పొందిండు. ఇంత నేర స్వభావము, నేర చరిత్ర కలిగిన అభ్యర్థిని ఇవాళ బీజేపీ ఎన్నికల బరిలో దించింది. బీజేపీ పదే పదే మర్యాద పురుషోత్తముడు శ్రీరాముడికి భక్తులము, జై హనుమాన్ జై బజరంగ బలికి వారసులము, మాలాంటి దేశభక్తి కలిగిన రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ నాయకులు లేరని పదే పదే చెప్పుకుంటుంటారు. నేను ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను నరేంద్ర మోడీని అడుగుతున్నా, ఒక రాజకీయ నేపథ్యం ఉండి ఇలాంటి నేర చరిత్ర లేని కుటుంబము ప్రజాసేవలో मरकजी वजीर सयाह जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया कि हैदराबाद के अतराफ की आउटर रिंग रोड को 30 साल के लिए एक निजी कंपनी को लीज पर देना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अपनी पसंद के अफराद को इसका कॉन्ट्रैक्ट देते हुए हुकूमत की आमदनी में कमी की है। बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को टोल के जरिए 30 साल में 75,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने पहले ही ये फैसला कर लिया था कि लीज से पहले किस कंपनी को टेंडर हासिल करना चाहिए। किशन रेड्डी ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव का खानदान ओआरआर के नाम पर एक नया स्कैम कर रहा है। చంపేస్తున్నా. నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నాను, ఈ టెండర్ ప్రక్రియ పైన ఆడిట్ చేస్తారా? ఈ యొక్క టెండర్ ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆడిట్ రిపోర్ట్ చేయించారా? అకౌంటెంట్ జనరల్ తో ఆడిట్ రిపోర్ట్ చేయిస్తారా? లేక సిబిఐ దర్యాప్తుకు సిద్ధమా? నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఇందులో అక్రమం జరగలేదని మీరు అనుకుంటే, మీరు గుణాత్మకమైనటువంటి మార్గం మీలో ఉందనుకుంటే, మీరు నీతివంతులైతే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొట్టలేరనుకుంటే సిబిఐ దర్యాప్తుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने जिले खम्मम में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया। उसके बाद 343 मुस्तकीम में कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत दिए जाने वाले चेक तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम तारीफ करवाते हुए अब तक सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपए फराहम किए। इसके अलावा हुकूमत हैदराबाद के तर्ज पर रियासत के अजला में भी बस्ती दवाखाने कायम करते हुए मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है। ముఖ్యమంత్రి 9 సంవత్సరాలు ఇచ్చింటే తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎంతమంది ఆడపిల్లలకి పెళ్లిళ్ళకి ఇప్పటికి చెక్కులు ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. లక్షల మందికి, కొన్ని లక్షల మందికి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళకి తల్లిదండ్రులకు భారం కాకూడదని చెప్పి ఒక మేనమావలాగా ఆ పిల్ల మేనమావలాగా కేసీఆర్ డబ్బులు అందజేస్తూ ఉన్నాడు. 77,30,60,61,114 రూపాయలు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళకి మనం ఇచ్చింది ఇప్పటివరకు. ఒక క్రమంలో రేపు జూన్ 2వ తారీఖు వస్తే తెలంగాణ వచ్చి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి 9 సంవత్సరాలు అయితే అద్భుతంగా మనం మన పరిపాలన ఎట్లా చేస్తున్నాం